हाय बच्चों, मैं जीपी सर क्लास 12th फिजिक्स का एनसीईआरटी सिलेबस के फर्स्ट चैप्टर का न्यूमेरिकल मैं हल करा रहा था। आज इस क्रम में मैं आपको एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स का प्रश्न नंबर 1.30 मीन्स 30वें प्रश्न का हल मैं आपको कराने चल रहा हूँ। 30वां प्रश्न है, गॉस नियम का उपयोग किए बिना किसी एक रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा के लंबे पतले तार के कारण वैद्युत क्षेत्र के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। अर्थात इसके पहले जो हम लोग डेरिवेशन किए थे, पतले लंबे तार के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए एक सूत्र की स्थापना किया था, लेकिन वहीं पर बिना गॉस के नियम का प्रयोग किए, अर्थात गॉस के नियम का प्रयोग ना करके हम कूलॉम के नियम का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि किसी एक रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा के लंबे पतले तार के कारण वैद्युत क्षेत्र के लिए सूत्र की गणना करना है। हम मान लेते हैं कि माना एक अनंत लंबाई का एक तार है और इस अनंत लंबाई के तार के O बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब हमें मान लेते हैं कि जब हम अनंत लंबाई तक चलते हैं, किसी एक बिंदु पर या इस जीरो बिंदु से L दूरी पर एक छोटा सा एक अल्पांश दूरी का माने dl दूरी लेते हैं जहां पर चार्ज dq है और यहां से P बिंदु की जो दूरी है वो x है। यहीं पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी होगी। अब यहाँ P बिंदु पर आप देखेंगे तो इस P बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, ये इस बिंदु के लंबवत इधर DE sin थीटा और इधर DE sin थीटा मीन्स ये दोनों परिमाण में समान लेकिन दिशा में विपरीत है। ये ऊपर की ओर लग रहा है और ये नीचे की ओर लग रहा है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे से निरस्त हो जाएंगे। अब ध्यान देना है कि इस P बिंदु पर इधर की तरफ यहाँ पर DE और यहाँ पर DE, क्यों DE? क्योंकि यहाँ पर जो दूरी हम लिए हैं एक dl लिए हैं और यहाँ पर जो चार्ज है वो dq है। अर्थात इन दोनों के कारण इस दिशा में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो DE cos थीटा होगी। अब DE cos थीटा यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब इसके कारण इस अनंत लंबाई के तार पर नेट या इस लंबाई के तार पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इंटीग्रेशन या इंटीग्रल DE cos थीटा। अर्थात हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि इसे नीचे की ओर -π/2 तथा ऊपर की ओर π/2 के बीच इसका समाकलन करना है, क्योंकि हमें E नेट निकालना है। तो E नेट इक्वल टू हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन लोअर लिमिट -π/2 अपर लिमिट π/2 DE cos थीटा। ये समीकरण 1 होगा। अब यहाँ ध्यान देना है कि DE क्या है। जैसे कि DE की गणना हम लोग किए थे कि D = K × dq/x², या हम यहीं पर लिख सकते हैं DE = जहाँ K है इसके जहाँ पर 1/4πε0 × dq/x²। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना के लिए समीकरण बनाया है जहां 1/4πε0 एक नियतांक है जिसका मान 9×10⁻9 होता है, इसके जगह पर k हो गया है। अब हम यहाँ लिख सकते हैं 1/4πε0 के स्थान पर DE, अतः DE = K × dq/x²। अब ध्यान दें, हमें जानते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा है, तो रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा बराबर होगा आवेश बटा लंबाई। अब आवेश कितना है यहाँ पर dq, लंबाई कितना है dl, इसलिए यहाँ हम लिख सकते हैं लैम्डा = dq/dl, या पक्षांतर करने पर dq = लैम्डा × dl, इधर आके गुणेश हो जाएगा। अब ध्यान देना है कि यहाँ पर r और l ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। जब ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं तो आधार और लंब में जो संबंध होता है वो tan थीटा बराबर होगा
लंब बटे कर्ण, लंब है L, कर्ण है R, अर्थात tan थीटा इक्वल टू L अपान R, या इसको हम लिख सकते हैं L इक्वल टू R tan थीटा। अब हम क्या करेंगे, L इक्वल टू R tan थीटा, यहाँ पर जो ये समीकरण प्राप्त हुआ है R इक्वल टू L इक्वल टू R tan थीटा का डिफरेंशिएशन विथ R विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, माने थीटा के सापेक्ष जो है इसका हम अवकलन कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा dl अपान डी थीटा इज इक्वल टू r सेक स्क्वायर थीटा, tan थीटा का r सेक स्क्वायर यहाँ थीटा हो जाएगा। अब ध्यान दें, इसको अगर हम पक्षांतर कर दें तो dl इक्वल टू डी थीटा इंटू r सेक स्क्वायर थीटा, ये आपका समीकरण नंबर 5 प्राप्त हो गया। अब इस समीकरण 5 में इक्वेशन थर्ड और फोर्थ का मान रख दे। इक्वेशन थर्ड है dq इक्वल टू l इंटू डी एल, तो dq इक्वल टू l के जगह l यहाँ लेमडा रहेगा, उसके बाद जहां पर dl है वहां पर हम लिख सकते हैं d थीटा r सेक स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दें, यहां पर ध्यान दें, यहां पर r के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, r हमेशा यही रहेगा। लेकिन जब ये अल्पांश से छोटी लंबाई है, क्योंकि अनंत लंबाई पर यहां पर लेंगे तो x का मान और दूसरा होगा, यहां लेंगे तो x का मान और कम हो जाएगा, इसके ऊपर लेंगे x का मान और बढ़ जाएगा, इसके ऊपर लेंगे x मान और बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे इसमें हम ऊपर या नीचे की ओर जाएंगे वैसे वैसे x का मान बदलता जाएगा, लेकिन r का मान यहाँ नियत रहेगा। अर्थात यहाँ x का मान r के लिए क्या होगा, x का मान r के लिए, क्योंकि x का मान बदल सकता है, तो हमें जानते हैं कि यहाँ x और r आधार है और x जो है कर्ण। आधार और कर्ण में जो संबंध होता है cos थीटा का होता है, और cos थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, वो आधार बटे कर्ण। तो cos थीटा बराबर आधार है r और कर्ण है x, यहाँ हो गया cos थीटा इक्वल टू r बाई x, या पक्षांतर कर देने पर x इक्वल टू r बाई cos थीटा। अब ये समीकरण नंबर 6 हो गया। अब समीकरण 5 और 6 का मान समीकरण 2 में रख दें। समीकरण 2 क्या है, de इक्वल टू k इंटू डी क्यू अपान एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर जहाँ dq है और जहाँ x स्क्वायर है उस स्थान पर dq का मान ये समीकरण 5 में है, लेमडा डी थीटा r सेक स्क्वायर थीटा रख देंगे, और x स्क्वायर के जहां पर रख देंगे r बटे cos थीटा। जब यहां पर मान रखेंगे तो हो जाएगा de इक्वल टू k इंटू लेमडा डी थीटा r सेक स्क्वायर थीटा अपान r बाई cos थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर अपान cos स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये भाग से गुणा करेंगे तो भिन्न पलट जाएगी, cos स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा। अब de इक्वल टू होगा k इंटू लेमडा डी थीटा r सेक स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा अपान r स्क्वायर। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान से समझें, हम ये जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 अपान cos स्क्वायर थीटा, चाहे रख दें, चाहे cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपान सेक स्क्वायर थीटा, अर्थात सेक स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ r की पावर 2 है और यहाँ r है, r की पावर 2 करने के लिए यहाँ हम लिख सकते हैं r इंटू r, तो एक r से एक r कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, d इक्वल टू k इंटू लेमडा डी थीटा अपान r, ये समीकरण नंबर 7 हो गया। अब समीकरण इस 7 का मान समीकरण 1 यहाँ पर पहले से लिखा गया है कि ई नेट इक्वल टू इंटीग्रेशन लोअर लिमिट माइनस पाई बाई 2 अपर लिमिट पाई बाई 2 डी ई cos थीटा में जब हम यहाँ मान रख देंगे तो यहाँ होगा ई नेट इक्वल टू इंटीग्रेशन लोअर लिमिट माइनस पाई बाई 2 अपर लिमिट पाई बाई 2 k इंटू लेमडा डी थीटा अपान r इंटू cos थीटा। अब यहाँ पर ध्यान दें k इंटू लेमडा अपान r, क्योंकि यहाँ मैंने आपको बताया कि r जो है परिवर्तित नहीं है, एक नियत है, और
इधर आप देखिए के नेतांक है, आवेश घनत्व भी ये नियत है, ये तीनों नियत है, इसलिए इन्हें हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे। अर्थात यहाँ होगा ई नेट इक्वल टू के इंटू लेमडा अपान आर इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई टू लोअर लिमिट अपर लिमिट पाई बाई टू, माने माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच इसका समाकलन करना है, डी थीटा इंटू कास थीटा। अब हम जानते हैं डी थीटा इंटू कास थीटा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा। अब इसको हम लिख सकते हैं ई नेट इक्वल टू के लेमडा अपान आर बड़े ब्रैकेट में साइन थीटा लोअर लिमिट माइनस पाई बाई टू अपर लिमिट पाई बाई टू। अब हम जानते हैं कि जब इसको हल करेंगे तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा देते हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे ई नेट इक्वल टू के लेमडा अपान आर साइन पाई बाई टू माइनस फिर ब्रैकेट में माइनस साइन पाई बाई टू। अब यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन साइन जुड़ करके टू साइन पाई बाई टू होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ई नेट इक्वल टू के लेमडा अपान आर इंटू टू साइन पाई बाई टू। अब ध्यान दें, थोड़ा सा यहाँ ऊपर इरेज करेंगे, यहाँ थोड़ा सा आप देखें, अभी तक हमने ये प्राप्त किया ई नेट इक्वल टू के लेमडा अपान आर टू साइन पाई बाई टू। हमें जानते हैं साइन बाई पाई बाई टू माने साइन 90 अंश और साइन पाई बाई टू बराबर साइन 90 अंश बराबर होता है 1। इसमें मान रख देंगे। अब यहाँ पर ये हो जाएगा ई नेट इक्वल टू के इंटू लेमडा अपान आर इंटू टू, क्योंकि इसका मान हो गया 1। अब थोड़ा सा ध्यान यहाँ दें कि k इक्वल टू है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लिख सकते हैं ई नेट इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा इंटू 2 अपान आर। ये कट जाए 2 1 जा 2 2 जा 4। अब यहाँ पर देख लें, थोड़ा सा इसे मिटा दें, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ई नेट इक्वल टू लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यही जो है वैद्युत क्षेत्र के लिए सूत्र होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र होगा। इस प्रकार से 1.30 या एक चैप्टर फर्स्ट का न्यूमेरिकल नंबर 30 का हल आपने इस प्रकार से देखा है। अब हम आपको न्यूमेरिकल नंबर 31 आपको बताने चल रहे हैं। इसे आप नोट कर सकते हैं या समझ करके अपने आप इसे हल कर सकते हैं या इसको स्क्रीनशॉट लेकर के इसका नोट्स आप बना सकते हैं। अब हम आपको प्रश्न नंबर 31 बताने चल रहा हूं। प्रश्न 31 में क्या पूछा गया है इसे आप पहले समझ लें, उसके बाद किस प्रकार से हल करेंगे इसको हम आपको बता रहे हैं। प्रश्न 31 है, क्वेश्चन को एक बार देख लें। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, आज बुक ना होने के कारण अब ऐसा विश्वास किया जाता है कि स्वयं प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन जो सामान्य द्रव्य के नाभिक का निर्माण करते हैं और अधिक मूल इकाइयों जिन्हें क्वार्क कहते हैं के बने हैं। प्रत्येक प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन 3 क्वार्कों से मिलकर बना है। 2 प्रकार के क्वार्क होते हैं अप, जिसको हम U से दर्शाते हैं, जिन पर +2/3 E आवेश तथा डाउन क्वार्क D द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, जिन पर -1/3 E आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन से मिलकर सामान्य द्रव्य बनाते हैं। कुछ अन्य प्रकार के क्वार्क भी पाए गए हैं जो भिन्न असामान्य प्रकार का द्रव्य बनाते हैं। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के संभावित क्वार्क संगठन सुझाइए या बताइए। अब इसको हम किस प्रकार से हल करेंगे इसको आपको ध्यान देना है। सबसे पहले हमें मान लेंगे कि माना
जो प्रोटॉन के नंबर ऑफ क्वार्क हैं अप के, तो इसमें मान लेंगे, माना प्रश्न नंबर है, प्रश्नोत्तर नंबर 131, माने 1 का 31 है। इसमें मान लेंगे, माना प्रोटॉन के अप, माने जिसको यू से दर्शाते हैं, अप, माना प्रोटॉन के अप क्वार्क में कुल n है। माना प्रोटॉन के अप क्वार्क बराबर n, इसलिए कुल कितने हैं? कुल 3 है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का कुल कितना होता है बता रहा है, 3 है। इसलिए डाउन क्वार्क बराबर होगा 3 - n। अब कुल जो आवेश है, माने जो इन पर कुल प्रोटॉन है वो प्लस ई है, अतः कुल प्रोटॉनों की संख्या, अतः कुल प्रोटॉनों की संख्या बराबर प्लस ई। प्लस इसको मान लिए। अब इसमें में करना क्या है, अप और डाउन के पूरा योग कर देंगे। योग करने पे आएगा जो होगा ई होगा। तो यहां पर हम ले लेंगे ई 2/3। इसमें जो लिए हैं हम कुल कितना लिए हैं, 2/3n, 2/3n। उसके बाद प्लस, यहां पर हम मझला ब्रैकेट बना दें, माइनस, इसका दूसरे का कितना -1/3 है, -1/3। इसमें कर दें -1/3, -1/3। ये डाउन का है, अप और डाउन मिला करके ई है। डाउन का 3 - n है, तो 1 - 3 n इज इक्वल टू, यहाँ बड़ा ब्रैकेट कर दे और यहाँ मझला ब्रैकेट कर दे और यहाँ छोटा, इक्वल टू हो गया ई। अब ध्यान दें, सबसे पहले हम इसको तोड़ दे, ये हो जाएगा, पहले तो ई से ई कैंसिल हो जाएगा, ई से ई यहाँ पर हम काट दें। अब ये होगा 2/3n, इसको हम बड़े में ही लिखेंगे, प्लस यहाँ पर होगा माइनस, छोटा तोड़ेंगे तो 3 कट जाएगा, जब कट जाएगा तो आएगा -1 प्लस n इज इक्वल टू 1। अब इसे हल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, एक टूटेगा 2/3n और प्लस माइनस गुणा -1 और प्लस n, माने -1/3, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो यहाँ पर गुणा होगा तो 3/3 और यहाँ होगा n/3, इसका गुणा इसमें भी होगा, यहाँ n/3, ये हो जाएगा n/3। अब प्लस माइनस गुणा यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, इज इक्वल टू हो गया 1। अब इसके बाद 2/3n -1 प्लस n/3, यदि हम इसको इधर ले लेते हैं तो 1/3 कट गया, यहाँ 1 आया, -1 हुआ, और एलसीएम ले लेते हैं पूरे का एलसीएम लेंगे, 3 होगा, ये 2n -3 प्लस
ये हो जाएगा 3 से 3 कटेगा n इक्वल टू 1। अब 3 इधर जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 और 1 जुड़ जाएगा 3n माइनस 3 इक्वल टू इधर जाके हो जाएगा 3। अब आगे देखें, इधर जाके प्लस हो जाएगा 3n इक्वल टू 6 n इक्वल टू 2। अब यहाँ पर जो अप आए हैं u, जिसको हम u से दर्शाते हैं, a बराबर 2 हो गया। तो अब डाउन निकाल लेंगे, d इक्वल टू आगे यहाँ पर लेंगे d या डाउन इक्वल टू हो जाएंगे डाउन कारक में 3 माइनस n इक्वल टू 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, अर्थात इसमें 2u। तो पहले में जो उत्तर होगा 2u होगा, u और एक d होगा d। तो फर्स्ट आंसर हो गया d। अब इसी प्रकार हम इसका दूसरा पार्ट हल करेंगे। दूसरे पार्ट में हमें निकालना है कि प्रोटॉनों की। तो इसी प्रकार हम मान लेंगे कि वो न्यूट्रॉनों की संख्या, इसमें मान लेंगे माना न्यूट्रॉनों का जो अप है वो n है और जो डाउन होगा वो 3 माइनस n होगा। यहाँ लिख देंगे। इसी प्रकार न्यूट्रॉन में u बराबर n और d बराबर 3 माइनस 1 हो जाएगा। u n होगा तो d क्या होगा 3 माइनस 1 होगा। और उसी तरह इसमें भी गणना कर लेंगे, 2/3 n कर देंगे, 2/3 n और फिर उसके बाद इसमें दिया है -3 + 1 -3 इसके बाद माइनस कर देंगे -3। अब इसका जो दूसरा बन रहा है इसमें बनेगा 2/3n माइनस 1/3 2/3n फिर माइनस 1/3 3 माइनस n और इक्वल टू हो जाएगा 0। बने जो न्यूट्रॉन का जो गुणांक है अप का वो 2/3 है और डाउन का -1/3 है। अब इसको हम हल कर लेंगे तो हो जाएगा 2/3n माइनस 3/3 और माइनस n/3 और इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 0। अब ध्यान दें, अब 3/3 को उधर ले लेंगे तो माइनस से उधर प्लस से हो जाएगा। ये होगा 2n/3 माइनस n/3 इक्वल टू इधर हो जाएगा 1। 2n में से 1n निकल जाएगा तो बचेगा यहाँ पर n/3 इक्वल टू 1 1/3 इक्वल टू 2n माइनस 3 2n माइनस 1/3 2n माइनस 3 प्लस n बराबर 0। एक मिनट, इसमें हो जाएगा 2/3n n इस यहाँ ब्रैकेट में रहेगा माइनस 1/3 ब्रैकेट में 3 माइनस n इक्वल टू 0। इसका गुणा होगा हो जाएगा 2n माइनस इसका होगा इसके साथ गुणांक में ये होगा 3 प्लस यहाँ हो जाएगा -1 गुणा प्लस n इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 3n इक्वल टू 3। तो या करके लिख देंगे n बराबर 1। जब यहाँ n बराबर 1 है तो u हो गया 1
और डी की गणना कर लें। तो डी की गणना के लिए यहाँ पर आ जाएगा d इक्वल टू 3 माइनस n बराबर कितना है 3 माइनस यहाँ n रहेगा, तो n बराबर आया 1, तो 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। अब यहाँ पर ध्यान दें कि जो n का मान आया है u n बराबर 1, u एक बार रहेगा और d 2 बार रहेगा। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर होगा इसमें होगा u d d। अतः इसमें जो प्रोटॉनों का होगा वो होगा u d और जो न्यूट्रॉनों का होगा वो होगा u d d। इस प्रकार से प्रश्न चैप्टर 1 का 31वां प्रश्न का यह हल है। अब इसके बाद का हल अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे। धन्यवाद।